शुरू करते हैं। तो हम लोग रिवीजन करेंगे फिजिक्स हाई स्कूल का। सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन एवं अपवर्तन। चैप्टर का मतलब, इसका मतलब जान लेते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो परावर्तन इंग्लिश क्या होगी? रिफ्लेक्शन। क्या होगा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश क्या होता है पता है? जो प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा। प्रकाश क्या स्वयं दिखाई देता है? प्रकाश स्वयं दिखाई देता है? प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता। प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है। अच्छा, प्रकाश का माध्यम पृथ्वी पर, प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से आता है? नहीं हो रहा? चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश समझेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा है। ऊष्मीय ऊर्जा है। यह हमें स्वयं नहीं दिखाई देता। स्वयं नहीं दिखाई देता। दिखाई देता। यह जिस वस्तु पर पड़ता है, यह जिस वस्तु पर पड़ता है वह हमें स्वयं दिखाई देने लगती है। वह हमें स्वयं दिखाई देने लगती है। ये तो पहली परिभाषा हो गई। अब दूसरी परिभाषा भी हम लिख सकते हैं। वह विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। वह विकिरण जो हमारी आँखों को या फिर संवेदित करता है या संवेदना प्रदान करता है। आँखों को संवेदना प्रदान करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा है क्योंकि प्रकाश सूर्य से आता है और स्वयं नहीं दिखाई देता। कहने का मतलब ये है, जैसे किसी अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखी है तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। कोई एक कैंडल रख दो, कैंडल को जला दो तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगेगी। तो प्रकाश दिखाई तो नहीं देता है, या जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई देने लगती है। और विकिरण क्यों कहा गया? क्योंकि सूर्य का प्रकाश विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पे आता है। किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से। तो माध्यम तीन होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ऊष्मा जो होती है ठोस के लिए चालन और द्रव के लिए संवहन, और एक अलग से माध्यम बनाया गया विकिरण। तो इसके लिए केवल विकिरण का, सूर्य का प्रकाश केवल विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर आता है। जैसे हम बताएं आपको, जैसे आपका सूर्य हो गया, तो सूर्य के भीतर दो हल्के तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, इनके बीच नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। जैसे सूर्य हुआ तो इससे 100% ऊर्जा निकलेगी। और आपने पढ़ा है मंडल 4 होते हैं। मंडल के बारे में आपने पढ़ा होगा, समताप मंडल होता है। समताप मंडल में एक परत होती है ओजोन, जिसका सूत्र होता है O3। ठीक है, O3। तो ये 49% प्रकाश का अवशोषण कर लेती है। 49% प्रकाश का अवशोषण। अगर पूरा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाए तो जीवन यापन संभव ही नहीं है भाई, इतना ज़्यादा प्रकाश। अब समझ लो 49% प्रकाश जो है, नहीं 51% जो है ओजोन परत ले लेती है। और कितना प्रतिशत बचा? 49%। तो 49% प्रकाश पृथ्वी पे आता है, और आते आते पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी 1% प्रकाश ले लेते हैं। तो लगभग धरातल पे कितने प्रतिशत आ गया प्रकाश? 48%। तो सूर्य का प्रकाश
कितने प्रतिशत धरातल पे आता है? 48%। किस माध्यम से आता है? विकिरण के माध्यम। सूर्य का प्रकाश विकिरण के माध्यम, विकिरण के माध्यम से प्रकाश की चाल कितनी होती है? 8 मिनट 16 सेकंड में आता है, 8 मिनट और 16 सेकंड। और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये प्रकाश की चाल होती है। एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे, सबको बढ़िया से याद हो जाएगा। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा है। यह हमें स्वयं दिखाई नहीं देती, या जिस वस्तु पर पड़ती है वह वस्तु हमें स्वयं दिखाई देने लगती है। प्रकाश वह संवेदना है, संवेदना का मतलब जो 5 संवेदी अंग होते हैं, आँख हुआ, कान हुआ, नाक हुआ ना, ये कुल मिला के कितने संवेदी अंग होते हैं? तो 5। तो बताओ, ये संवेदना है तो किसको संवेदित कर रहा है? प्रकाश आँख को संवेदित कर रहा है ना। तो इसीलिए कहा गया कि प्रकाश वह संवेदना है जो हमारी, प्रकाश वह है जो हमारी आंखों को क्या करता है? संवेदित करता है। ऐसे कमरा या फिर जैसे लाइट चली जाए तो वस्तु हमें दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी ना। और जैसे लाइट आ जाएगी वस्तु हमें दिखाई। तो इसीलिए प्रकाश की परिभाषा बनाई गई कि प्रकाश वह है जो हमें दिखाई नहीं देता, वह जिस वस्तु पर पड़ता है वह हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है, कहाँ से आता है? सूर्य से। सूर्य के भीतर कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या है? जब 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं उसे नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। सूर्य के भीतर कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, ये कैसे तत्व हैं? हल्के तत्व। क्या करते हैं? आपस में क्या करते हैं? मिलके कौन सी क्रिया कराते हैं? संलयन। ठीक है, कितने प्रतिशत ऊर्जा निकलती है? 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। ठीक है, पूरा प्रकाश पृथ्वी पे नहीं आता, कितने प्रतिशत धरातल पे आता है? 48%। ठीक है, और 51% कौन अवशोषित कर लेता है? ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो ये इतना हुआ। तो प्रकाश की परिभाषा हमने सीख लिया। अच्छा, इसमें एक शब्द आता है तरंग दैर्घ्य। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, अच्छा, तरंग दैर्घ्य जो होती है ये दूरी का छोटा मात्रक होता है। तरंग दैर्घ्य होता है दूरी का छोटा। 1 सेकंड में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तक फैलता है तो उसे ही प्रकाश की क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अभी मैंने कहा कि ये छोटा मात्रक है, तो छोटा मात्रक इसलिए कहा कि क्या 10⁻−10, -10 छोटा ही तो दिखा रहा है, तो तरंग दैर्घ्य छोटी दूरी होती है। तो सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में जितने फैलता है उसी को क्या कहेंगे? तरंग। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻−10। तो क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है? प्रकाश की परिभाषा और उसके बाद चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड। माध्यम कौन सा हो गया? विकिरण। जब ऊष्मा किसी गर्म स्रोत से निकलती है और चारों तरफ फैलती है तो उसे क्या कहते हैं? विकिरण। जब ऊष्मा किसी गर्म स्रोत, तो सूर्य क्या है? गर्म ही तो है। तो जब ऊष्मा किसी गर्म स्रोत से निकलेगी और फैलेगी तो वहाँ से कौन सा माध्यम बन जाएगा? विकिरण का माध्यम। ठीक है, तो ये हेडिंग हमने क्लियर की। अब हम लोग आगे सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ता है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। चिकने या पालिशदार तल पे पड़ता है तो उसे टकराता है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, परावर्तन के लिए जो तल लगता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक। एक समय में केवल एक ही माध्यम लगेगा और 2 माध्यम हो जाएंगे तो वहां से प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है, तो परिभाषा, जब चिकने या पालिशदार तल पे पड़ेगा तो इसका हम एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। यह हो जाएगा चिकना या पालिशदार तल। ठीक है, चिकना या पालिशदार तल। तो चिकना या पालिशदार तल कैसे बनाएंगे? इस पे हम एक पेंट लगाते हैं, जो लाल ऑक्साइड, या आपने पढ़ा होगा बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो किया गया है ये पारे की कलई की गई है, पारे की कलई की गई। तो ये इस पे हमने पेंट लगा दिया, चिकना हो गया है। और ये एक हो गई, इसको आप
परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हो, परावर्तक पृष्ठ, और या फिर इसी को आप परिसीमा कह सकते हो। परिसीमा मतलब एक सीमा हो गई, अगर प्रकाश इस पार चला जाएगा तो दो माध्यम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने परिभाषा पढ़ी कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ता है तो उसे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट। क्या इसमें दूसरे माध्यम की बात कर रहा है? नहीं कर रहा है, केवल कितने माध्यम होंगे? एक माध्यम। और एक माध्यम यहाँ पे कौन सा दिखाया गया है? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। विरल माध्यम में होता है वायु। क्या होता है? वायु। ठीक है, क्योंकि वायु के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, तो दूर दूर होंगे तो कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम। क्या हो जाएगा? तो परावर्तन के लिए कौन सा पृष्ठ लगता है? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अगर अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, और आपने पढ़ा इसे माध्यम कितने होते हैं? एक माध्यम होते हैं। अच्छा ये देखो भाई, ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो ध्यान देना, जो किरण आते हुए प्रतीत होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये हो गया आपतित किरण। ठीक, और ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, और परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ेगी प्रकाश की किरण उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। उसे आपतन बिंदु कहा जाता है, और आपतन बिंदु को हम डैश करके ऊपर की ओर बढ़ा देंगे तो ये अविलंब मतलब 90 का एंगल बनाते हुए ये अविलंब डाल दिया गया। अविलंब डाल दिया गया तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। अच्छा, जो किरण टकराने के बाद वापस लौटेगी उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हो गया परावर्तित किरण। नाम लिख देते हैं जेड डैश, ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, और ये जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ी इसको हम O कहेंगे। O को कहा जाएगा आपतन बिंदु, और उसके बाद ये किरण आ रही है तो इसका नाम हो जाएगा OA। कौन सी किरण हो जाएगी? आपतित। कौन सी किरण टकराने के बाद लौट रही है? OB। और ये आपका ON, ये हो जाएगा अविलंब। ठीक है, तो अविलंब डाल दिए गए 90 अंश का कोण बनाते हुए, तो ये तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में है, तो ये अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से प्रदर्शित किया जाता है। अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित किया जाता है। एक बार इतना हम लोग फिर से सीखेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ती है तो वह उससे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन के लिए परावर्तक पृष्ठ की आवश्यकता होती है, और कितने माध्यम होते हैं? एक माध्यम। फिगर में समझाया गया है। जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ कह दिया, या फिर इसी को परिसीमा कह दिया गया। परिसीमा इसलिए कह दिया कि एक सीमा हो गई, माध्यम की एक सीमा हो गई, केवल इसमें एक ही माध्यम लगेगा, तो इसी को इसलिए मतलब दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा, तो ये परिसीमा हो गई। OA आपतित किरण है, O आपतन बिंदु है, ON अविलंब है, OB परावर्तित किरण है। अविलंब तथा आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से प्रदर्शित किया जाता है। अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। उसे परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे आपतन कोण कहते हैं। तो इतना होगा इस स्ट्रक्चर के बारे में। फिर आगे हम लोग सीखेंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण कामा परावर्तित किरण हुआ अविलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नियम होता है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर। फिर से एक बार, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण व अविलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नियम होता है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो
कैसे हमने कह दिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। तो ये देख लीजिए भैया, ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया और ये क्या हो गया, अभिलंब। तीनों किस पर, आपतन बिंदु पर। तल थोड़ी बदल रहे हैं, तल तो एक ही है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल। तो ये पहला नियम हो गया, तो इसको हम लिखेंगे नहीं। दूसरा नियम कह दिया गया कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्यों ऐसा कह दिया, क्योंकि अभिलंब डाला गया है तो इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, तो बराबर भागों में विभाजित करेगा, इसी वजह से आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसको आप लिख सकते हो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और आपतन कोण को I से प्रदर्शित किया जाता है और परावर्तन कोण को R से। तो कोण I बराबर कोण, ठीक है। अगर फिर से हम समझने की कोशिश करें, एकदम जबान पे लेना है हमको, क्योंकि हमें रटना नहीं है, रटने से हम सख्त खिलाफत भाई, रटना नहीं है। फिर से समझिए, अच्छे से समझिए, आ जाएगा। परावर्तन, प्रकाश चिकने या पालीदार तल पर पड़ता है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिगर के बारे में समझा दिया। दो नियम, दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए और समझ लीजिए। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर, कोण I बराबर कोण R। और एक शर्त होती है प्रकाश के परावर्तन की, कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है तो परावर्तन होता है तो ना तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होती है, तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होती है, ना आवृत्ति बदलती है, ना आवृत्ति बदलती है, और केवल बदलती है तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती है, ये घट जाती है, प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो न प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होती है, न इसका आवृत्ति परिवर्तित होती है, केवल प्रकाश की तीव्रता जो होती है घट जाती है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में। दर्पण दो प्रकार का होता है, अगर मिरर, दर्पण दो प्रकार का होता है, दर्पण मिरर। एक होता है समतल दर्पण प्लेन मिरर, और एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण देखेंगे। इतना तो आप सबको अभी हमने आपको पढ़ाया है परावर्तन के बारे में। तो जो दर्पण होता है इसके लिए जो तल लगता है परावर्तक तल लगता है, परावर्तक तल लगता है। और अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया कि परावर्तक लाल ऑक्साइड बेरिलियम ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, बेरिलियम ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। लेकिन ये जो समतल दर्पण होता है इसके पीछे जो पेंट लगा होता है वो चांदी का पेंट लगा होता है, सिल्वर का। समतल दर्पण से आप सभी परिचित हैं, या आप चेहरा दिन भर में 5-6 बार देखते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा दर्पण है, ये समतल दर्पण होता है। और दर्पण के लिए परावर्तक तल होता है, पीछे जो पेंट होता है। बाकी अन्य दर्पण में जैसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बेरिलियम, लाल ऑक्साइड का पेंट, लेकिन समतल दर्पण के पीछे चांदी का पेंट लगा होता है। और समतल दर्पण जो होता है प्रतिबिंब को आभासी बनाता है, उल्टा बनाता है, और आभासी उल्टा वस्तु के बराबर, उल्टा वस्तु के बराबर बनाता है, वस्तु के बराबर, आभासी उल्टा वस्तु के बराबर। पीछे चांदी का पेंट लगा होता है, चांदी का पेंट। और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की संख्या ज्ञात करने के लिए दो फार्मूले बताए गए हैं। एक होता है जब थीटा सम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक किसी ने नहीं बताया गया होगा। एक होता है 360/थीटा
-1, मतलब ये वैल्यू अगर सम आएगी तो ये वाला फार्मूला तो ये लगेगा, और थीटा विषम होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा 360/थीटा। और इसकी भी दो स्थितियां होती हैं, एक होता है जैसे ये दर्पण हो गया, दर्पण समतल दर्पण हो गया, और यहाँ पे वस्तु रखी गई है, वस्तु सममित हो, वस्तु सममित हो, ये वस्तु हो गई वस्तु सममित हो, और मतलब ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर हो, थीटा थीटा। समतल दर्पण के बारे में फिर हम समझते हैं। तो समतल दर्पण पीछे चांदी का पेंट होता है, समतल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तु आभासी उल्टा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अगर किसी व्यक्ति को, इंसान को अपना प्रतिबिंब देखना है तो उसका आकार जो होना चाहिए, मतलब दर्पण का आकार व्यक्ति के आकार का आधा होना चाहिए। यदि यच ऊंचाई वाला व्यक्ति समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब सही देखेगा तो उसका आकार, दर्पण का आकार जो होगा व्यक्ति के आकार का आधा होना चाहिए। खास यच ऊंचाई व्यक्ति की है, उसको सही प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में, तो दर्पण का आकार क्या होना चाहिए, h/2 होना चाहिए। चांदी का पेंट दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं, सम और विषम। तो सम के लिए ये वाला फार्मूला और विषम के लिए ये वाला। आगे चल के इसकी भी दो स्थितियां हैं, वस्तु सममित हो मतलब ये वाला, और ये दोनों कोण बराबर हो, और दूसरा है असममित स्थित। इसका मतलब ये होगा कहीं ये वाला कोण ज़्यादा हो जाए या ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण अल्फा हो गया और ये वाला कोण बीटा, मतलब दोनों का कोण जो हो डिफरेंस हो, इसमें कोण क्या हो, समान। ठीक है, 360/थीटा -1। आगे चल के जब हम लोग न्यूमेरिकल इसका कवर करेंगे तो इस पर हम क्वेश्चन लेंगे, न्यूमेरिकल लेंगे, तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हमने सीख लिया, पीछे चांदी का पेंट, आभासी उल्टा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब दो स्थितियों में बनेगा, सम और विषम। सम के लिए ये फार्मूला, विषम के लिए ये फार्मूला। विषम के लिए भी दो स्थितियां हैं, वह सममित में रखी हो, मतलब दोनों एंगल ऐसे बीच में वस्तु रखी हो तो ऊपर का भाग नीचे का भाग बराबर रहे, तब ये, और ऊपर का भाग ज़्यादा हो जाए नीचे का भाग कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, वस्तु असममित हो। क्या हो, असममित हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक, चलिए गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग सीखेंगे। गोलीय दर्पण, अच्छा, गोलीय दर्पण से सीधा निकल रहा है कि दर्पण कैसा होगा, गोला होगा। तो गोली परिभाषा पहले हम यहाँ इससे बोल दे रहे हैं, फिर हम समझा रहे हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग, मतलब गोला खोखला होगा और भी कांच का होगा। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होगा। जैसे हम एक कांच का खोखला गोला बनाएंगे तो ये कांच का एक खोखला गोला हो गया, और उसके बाद हम इसको दो बराबर भागों में बांट देंगे, आधा और आधा। ध्यान देना भी, आधे आधे से बांटेंगे तो वहाँ दो परिभाषाएं और बनेंगी। तो ये दो बराबर भागों में बट गया, तो हम इसको अलग से दिखा दे रहे हैं। ये वाला भाग यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये हो गया। ये जो हम कर रहे हैं ये पारे की कलई है, पारे की कलई है, ये पारे की कलई है। ठीक है, और ये देखिए ये जो है ये धंसा हुआ तल है, और ये वाला पार्ट हमने उठा दिया है। अब आगे चल के ये वाला पार्ट ऐसे उठाएंगे, ऐसे करके उठा देंगे। तो ये देखिए ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला हो गया। ठीक, तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यही दोनों भाग, इसको हमने अलग अलग कर दिया। कांच का खोखला गोला, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग, तो एक भाग दो भाग हो जाएंगे। तो इसी वजह से गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण
उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इंग्लिश में। तो ये देखिए ये धंसा हुआ तल है, तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन धंसे हुए तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन धंसे हुए तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। और उसके बाद इसको आप लोग देखेंगे, ध्यान से समझिए, समझने की कोशिश करिए, हमें रटना तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं रटना है, ये सब ऐसे जबान पे क्लियर हो जाएगा। तो ये धंसा हुआ तल है। अच्छा, कैसे हम पहचान करेंगे कि ये दर्पण अवतल है और ये उत्तल है? तो इसको हम स्पर्श कराएंगे, ऐसे भरा हुआ भाग स्पष्ट हो जाता है और धंसा हुआ भाग अस्पष्ट हो जाता है। अब इसमें आप पहचान कर लोगे। तो अब परिभाषा कैसे क्लियर करोगे? वह दर्पण जिसमें परावर्तन धंसे हुए तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण। सीधा स्पष्ट हो रहा है कि ये भाग कैसा है? धंसा हुआ। तो ये धंसा हुआ भाग, धंसा हुआ भाग है। और ये आप देख रहे हैं उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है। तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उभरा हुआ भाग, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो एक बार हम फिर से समझेंगे गोले दर्पण के बारे में, एकदम दिमाग में सेट करिए। गोले दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। इसके एक तल पर लाल ऑक्साइड बेरिलियम ऑक्साइड का पेंट लगा होता है और दूसरा तल परावर्तक होता है। गोले दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड अथवा बेरिलियम ऑक्साइड का पेंट लगा होता है और दूसरा तल परावर्तक होता है। ये गोले दर्पण, इसको दो भागों में काट दिया हमने। तो दो भागों में काट दिया तो एक क्या निकला? अवतल दर्पण, और एक क्या निकला? उत्तल दर्पण। अब ये बताया कि ये अवतल दर्पण ये धंसा हुआ है, तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन धंसे हुए तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण परिभाषा क्लियर हो गई, गोले दर्पण की परिभाषा क्लियर हो गई, समतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ लिया। और आगे हम लोग पढ़ेंगे